नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम जॉन स्टुअर्ट मिल के विभिन्न विचारों पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने पिछली कक्षा में जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन किया और बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने क्या संशोधन किए, इन विषयों पर चर्चा की। आज उनके एक और महत्वपूर्ण विचार यानी प्रतिनिधि शासन के संबंध में मिल के विचारों पर चर्चा करेंगे। मिल ने उपयोगितावाद और स्वतंत्रता जैसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या के अतिरिक्त शासन व्यवस्था के प्रश्नों का भी विचार किया है, विवेचन किया है। और मिल के शासन संबंधी जो विचार हैं, उसकी प्रतिनिधि शासन नामक एक पुस्तक में उन्होंने इन विचारों को व्यक्त किया है। और इस पुस्तक में मिल के प्रतिनिधिक शासन को अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा श्रेष्ठ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुकूल और उसके चरित्र का विकास करने में सहायक शासन सिद्ध किया है उन्होंने। मिल का मानना है कि जो प्रतिनिध्यात्मक शासन है, अर्थात ये लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम प्रकार है। और प्रतिनिधि शासन संबंधी उनके विचारों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मिल लोकतंत्र का हितैषी मित्र था और हितैषी मित्र होने के नाते उसने प्रतिनिधिक शासन को जितना आवश्यक और अच्छा बताया, उतना ही उसमें आने वाली दुर्बलताओं को भी स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र की आलोचना भी प्रस्तुत की है। तो प्रतिनिधि शासन जो है वो मिल के अनुसार ये प्रतिनिध्यात्मक जो शासन है, ये आदर्श प्रणाली है। प्रतिनिध्यात्मक शासन से मिल का क्या तात्पर्य है? मिल का तात्पर्य यह है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण जन समुदाय अथवा उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। मिल के सामने शासन प्रणाली की एक ही कसौटी है और वह है कि वह शासन प्रणाली सर्वोत्तम होती है जिसमें राज्य के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकें। और जिस शासन प्रणाली में राज्य की सर्वोच्च सत्ता प्रत्येक नागरिक में निहित हो, जहां नागरिक इस अंतिम सत्ता का प्रयोग करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकता हो, ऐसी शासन प्रणाली सर्वोत्तम होती है। और मिल का विश्वास है कि प्रतिनिधि शासन में ऐसे गुण पाए जाते हैं। मिल के अनुसार सर्वोत्तम शासन वह है जिसमें प्रभुसत्ता अथवा नियंत्रण की सर्वोच्च सत्ता समाज के सभी व्यक्तियों में निहित है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल उस सर्वोच्च प्रभुसत्ता का प्रयोग करने का अधिकार है, बल्कि स्थानीय और सार्वजनिक कार्यों को व्यक्तिगत रूप से करके शासन में वास्तविक रूप से भाग लेना है। प्रतिनिधि शासन में ऐसे गुणों का समावेश मिलता है जिनसे व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है और इस कारण मिल प्रतिनिधि शासन प्रणाली का समर्थक है। मिल का ये विश्वास है कि किसी शासन प्रणाली की श्रेष्ठता का मापदंड यह नहीं है कि उसमें कितनी कुशलता है, उसकी श्रेष्ठता का मापदंड यह है कि वह नागरिकों के चरित्र को उन्नत करने वाली, उनके मानसिक नैतिक गुणों का विकास करने वाली और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने वाली हो। मिल के इस विचार से के अनुसार राज्य की श्रेष्ठता व्यक्ति की चारित्रिक श्रेष्ठता पर निर्भर है और जो राज्य व्यक्ति को कम महत्व या शासन तंत्र को अधिक महत्व देता है वह स्वयं महत्वहीन हो जाता है। और जिस राज्य में नागरिकों के मानसिक विकास को कम
और शासन तंत्र की कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ बौने चरित्र के नागरिकों का निर्माण और बौने चरित्र के नागरिकों के द्वारा कभी भी महान राज्य का निर्माण नहीं होगा। तो ये मिलके इन शासन व्यवस्था के बारे में विचार है। मिल यद्यपि इस प्रतिनिध्यात्मक शासन को अन्य शासन तंत्रों से श्रेष्ठ सिद्ध करके उसका समर्थन करते हैं, फिर भी वो लोकतंत्र का अंधानुयायी नहीं है। वो एक स्वतंत्र विचारक था और लोकतंत्र का हितैषी होने के नाते जो प्रतिनिधि शासन के सामने दोष थे या कमियां थी उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया, और प्रतिनिध्यात्मक शासन में भी बहुमत की निरंकुशता स्थापित होने का डर रहता है, भय रहता है, जिससे अल्पमत के हितों और अधिकारों की अवमानना होती है। इसलिए मिल जो है प्रतिनिधि शासन में उत्पन्न होने वाले दोषों को ध्यान में रखते हुए मिल ने कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए हैं कि जिससे एक व्यक्ति के हितों की साथ साथ प्रजातंत्र को उसके दोषों से बचाया जा सके। अब प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के जो मिल के सुझाव हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, और उसमें कुछ सुझाव हैं। एक तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मिल का ये मानना था कि लोकतंत्र की बहुमत की चुनाव पद्धति से भी मतों का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि इसमें जो अल्पसंख्यक हैं या अल्पमत वाले लोग हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता। 51% मत प्राप्त करने वाले साधारण बहुमत वाले दल को शासन भार सौंपने का अर्थ ये होता है कि बचे हुए 49% अल्पमत का शासन में कोई आदर नहीं होता, और ऐसे अल्पमत का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में नहीं रह जाता। अल्पमत को उन निर्णयों को अनिच्छा के साथ स्वीकार करना पड़ता है जो बहुमत वाला दल उस पर लागू करना चाहता है। इसलिए अल्पमत को शासन में सही प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से और कोई मत व्यर्थ ना हो, इस दृष्टि से मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली का समर्थन किया है। और मिल का ये मानना है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, इससे लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक हैं या अल्पमत के हैं उनको अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की विकृति का इससे निदान किया जा सकेगा, इससे निराकरण किया जा सकेगा। तो एक उनका सुझाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा, मताधिकार की योग्यताएं क्या हो। मिल मत के अधिकार को और मतदान को बड़े ही श्रद्धाभाव से देखता था, और उसने सुझाव दिया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाता की न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। हर किसी को मतदान का पवित्र अधिकार देना लोकतंत्र के हित में नहीं है। अतः मिल ये चाहते हैं कि मतदाताओं के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। मतदाता के लिए आवश्यक है कि वह कुछ पढ़ना लिखना आता हो उसे, और सामान्य गणित का कुछ ज्ञान हो। मिल के कथन को हम कोट कर सकते हैं, उद्धृत कर सकते हैं। मिल कहते हैं कि मैं कभी इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार मिले जो पढ़ना लिखना तथा सामान्य गणित भी नहीं जानता हो। तो मिल की दृष्टि में नागरिक को साधारण शिक्षा की जानकारी प्रतिनिधि शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि अशिक्षित नागरिकों से प्रतिनिधि शासन का संचालन सही रूप से नहीं हो सकता। दूसरा सजेशन ये हुआ। तीसरा, बहुल मतदान, प्लूरल वोटिंग। मिल
लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज के सभी नागरिकों को समान मताधिकार देने का पक्षपाती नहीं था। वह नागरिकों के गुणों के आधार पर मतदान में भिन्नता रखने का पक्षपाती था। मिल का यह मानना था कि समाज में शिक्षित लोग कम हैं और अशिक्षित लोग उनकी तुलना में अधिक हैं, और इन सभी को समान मताधिकार देने से अशिक्षित और निर्धन लोगों का समाज में वर्चस्व बढ़ जाएगा और जिससे कुलीन शिक्षित नागरिकों के हितों की हानि होगी। इसलिए वो शिक्षित अशिक्षित लोगों के हितों को संतुलित करने की दृष्टि से मिल ने शिक्षित व्यक्तियों को बहुल मतदान करने अर्थात एक से अधिक मत देने का सुझाव दिया है। ये प्लूरल वोटिंग कहलाती है। एक है संपत्ति संबंधी योग्यता। मिल की मान्यता है कि जिस प्रकार प्रतिनिधि शासन की सफलता के लिए शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है, उसी प्रकार नागरिकों के लिए संपत्ति संबंधी कुछ योग्यताएं भी निर्धारित करनी चाहिए। क्यों? मिल के मतानुसार संपत्ति वाले व्यक्ति में शासन के प्रति लगाव, नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, और मिल की ये मान्यता है कि संपत्तिवान नागरिक असंपत्तिवान नागरिक की अपेक्षा अपने मत का प्रयोग अधिक उत्तरदायित्व की भावना से करता है। तो ये संपत्ति का एक अहर्ता उन्होंने लगाई है। एक उन्होंने सजेशन दिया है, सुझाव दिया है सार्वजनिक मत प्रणाली का, पब्लिक वोटिंग का। मिल इस बात का समर्थक था कि मतदान का प्रयोग जो है गुप्त प्रणाली से न किया जाए। उसकी मान्यता थी कि मतदान एक प्रकार का सार्वजनिक कर्तव्य है और इसका प्रयोग भी सार्वजनिक रूप से किया जाना आवश्यक है। मिल की यह धारणा है कि मत का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है और इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति लोगों की देखरेख में उनकी आलोचनाओं को सहन करते हुए खुले में करना चाहिए। नागरिक अपना मत किसे और क्यों दे रहा है, उसे अपने इस विश्वास को धारण करने का नैतिक साहस होना चाहिए। दूसरे लोग भी जान सकें कि वो वोट किसे और क्यों दे रहा है। इससे मतदाता के व्यवहार में दोहरापन नहीं रहेगा, क्योंकि वह सभी के सामने अपना मतदान करेगा। मिल ये मानता था कि गुप्त मतदान प्रणाली में मतदाता बिना किसी सार्वजनिक कर्तव्य की भावना के, बिना किसी भय के मतदान करता है। इसलिए इसे गोपनीय पद्धति से न कर सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए। और मिल की दृष्टि में सार्वजनिक मतदान पद्धति नागरिकों को लोकतंत्र के अनुकूल शिक्षित करने का एक साधन है। तो वो पब्लिक वोटिंग का हिमायती है, समर्थक है। इसी प्रकार स्त्रियों को समान अधिकार देने का भी बड़ा पैरोकार है मिल। और तत्कालीन जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था और ऐसे विचार के विरुद्ध भारी जनमत था। मिल ने एक पुस्तक लिखी है, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, 1869 में। इस पुस्तक में उन्होंने स्त्रियों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को देने का प्रबल और तार्किक समर्थन प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि मिल को इंग्लैंड में नारी मुक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों माना जाता है। मिल का ये विश्वास था कि स्त्रियों और पुरुषों को समान मताधिकार मिलने के अनेक सामाजिक राजनीतिक लाभ समाज को और स्वयं स्त्रियों को मिलेंगे। और इस मानवीय विश्वास के आधार पर मिल ने स्त्रियों को मताधिकार देने का विचार का प्रतिपादन किया था। मिल ने यह मुद्दा उठाया कि ये जो आदि मानवता है अर्थात स्त्री जाति है, उसको लंबे समय से, चिरकाल से आदि मानवता अर्थात पुरुष जाति की पराधीनता में क्यों रखा गया है। मिल ने प्रश्न उठाया कि इस पराधीनता
चाहे वो कानून के माध्यम से स्थापित की हुई हो, रीति रिवाज के माध्यम से की गई हो, इसे उपयोगितावाद के आधार पर कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में मिल ने पूरी दृढ़ता के साथ ये मान्यता रखी कि स्त्रियों की पराधीनता को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये सच है कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष की बनावट में अंतर पाया जाता है और बहुत छोटे शिशुओं की देखरेख करना स्त्रियों का स्वाभाविक कृत्य है, परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि उसे मताधिकार से वंचित रखना चाहिए, उन्हें ऊंचे व्यवसायों से बाहर रखना चाहिए या उन्हें उन्नति के उन सब अवसरों से दूर रखना चाहिए जो ऐतिहासिक दृष्टि से पुरुषों को सुलभ रहे हैं। तो मिल ने स्त्री और पुरुष की समानता के पक्ष में जो तर्क दिए हैं वो अपने आप में बेजोड़ हैं। इस प्रकार मिल ने प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए ये जो सजेशन दिए हैं उसके आधार पर वेपर जैसे कुछ लेखक उसके द्वारा जो प्रतिनिधि शासन के साथ जोड़ी गई शिक्षा, संपत्ति आदि की शर्तों को देखकर वो मानते हैं कि मिल एक अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी है। प्रोफेसर वेपर मिल को एक असंतुष्ट लोकतंत्रवादी मानता है। मिल के समर्थन में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उसने लोकतंत्र की आलोचना एक विरोधी आलोचक की दृष्टि से नहीं बल्कि लोकतंत्र के हितैषी मित्र के रूप में की है। मिल के ये जो विचार उन्होंने प्रतिनिधि शासन के संबंध में प्रस्तुत किए हैं, यद्यपि आलोचक इनकी आलोचना करते हैं और उन आलोचनाओं को हम देख सकते हैं जो उन्होंने मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं, उनकी आलोचना आलोचक करते हैं कि मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध जो है उचित नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अनुभवजन्य योग्यता को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया और व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्षतः ऐसा कई बार देखा जाता है कि अनेक बार किताबी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा निरक्षर किंतु व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग भली भांति प्रयोग करता है। एक है आलोचना अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जो है जटिल है। अल्पसंख्यकों को या अल्पमत को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मिल का ये सजेशन था, सुझाव था कि अनुपातिक प्रतिनिधि मत प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि ये जो पद्धति है ये बहुत ही जटिल है और सर्वसाधारण इसको समझ नहीं सकते। एक उनका सजेशन तो था पब्लिक वोटिंग का, सार्वजनिक मतदान, उसके बारे में आलोचक ये कहते हैं कि ये उचित नहीं है। सार्वजनिक मतदान को अपना लेने पर प्रजातंत्र न रहकर एक वर्गतंत्रीय व्यवस्था के रूप में परिणित हो जाएगा, ऐसा आलोचकों को मानना है और मतदाता इसमें भयभीत रहता है। एक उनका जो सुझाव था गुणात्मक या बहुल मतदान, उसको भी आलोचकों ने अव्यवहारिक बताया है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ये भले ही उचित प्रतीत हो लेकिन इसमें कठिनाइयाँ हैं। तो मिल के इस प्रतिनिधि शासन में कुछ आलोचनाएं ज़रूर हैं और अव्यवहारिकताएँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके विचारों में प्रजातांत्रिक सुधारों का एक समावेश है और उसके द्वारा प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय का ये सुझाव दिया है जो राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है। इसके साथ ही महिला मताधिकार का समर्थन भी औचित्यपूर्ण है। उनके द्वारा बहुमत की निरंकुशता के संबंध में जो ध्यान आकृष्ट किया है वह भी अपने आप में प्रशंसनीय है और वेपर ने इस संबंध में लिखा है कि मिल प्रजातंत्र की बुराई से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था क्योंकि वह तत्कालीन आवश्यकता थी और ऐसा करने में वह सफल रहा। उसका महत्व चिरंजीवी और चिरस्मरणीय है। तो इस प्रकार मिल के प्रतिनिधि शासन के बारे में ये विचार हैं। धन्यवाद।